हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो क्लास। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने वीडियो को देखने के साथ साथ अपने नोट्स में भी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक आर्थिक विकास का तीसरा प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है और तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। इसलिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक है। कौन कौन है 5 प्रमुख घटक? मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक कौन कौन है? तो 5, पहला शिक्षा है। कौन है? इसका है, पहला है शिक्षा। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है कौशल ज्ञान, चौथा है कार्य अनुभव और पांचवा है प्रशिक्षण। पांचवा कौन है? प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी सरकारी नहीं है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? तो मॉल सेवा जो है, जो मॉल आप देखते हैं मार्केट में, वो क्या है? गैर सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? क्या कोयला से ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से ऊर्जा मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है? तो तीनों ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सॉफ्टवेयर के रूप में बड़ी सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग क्षेत्र में विश्व स्तर पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो 1989 में। कब लागू हुई थी? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है? तो नरेगा में, जिसका बाद में नाम मनरेगा कर दिया गया, उसमें 100 दिनों की रोजगार गारंटी है। गांव के लोगों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विकसित देशों में किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक होता है? विश्व के विकसित देशों में, विकसित देशों की बात कर रहा है, किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक होता है? तो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। अगला है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? क्या अकाल है, बाढ़ है, सुखाड़ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। क्या है? बाढ़ की समस्या है। अगला है, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है? तो वित्त और यातायात है। कौन है? वित्त और यातायात है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या शिक्षा और प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य और सेवाएं है, आवास है क्या? हाँ। तो उपयुक्त चारों, उपयुक्त तीनों, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। अगला है, सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? सेवा क्षेत्र का निर्माण परिवहन सेवाओं द्वारा होता है, संचार द्वारा होता है, वाणिज्य द्वारा होता है। तो इनमें से सभी द्वारा क्या होता है? सेवा का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव पूंजी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार की राष्ट्रीय योजना नरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ग्रामीण रोजगार की राष्ट्रीय योजना नरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो मनरेगा कर दिया गया है, लेकिन नए अपडेट के अनुसार अब इसका नाम मनरेगा से भी बदल क्या कर दिया गया है? बीबी बीबी
राम जी, बीबी राम जी एक्ट कर दिया गया है। विकसित भारत रोजगार और रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है ना। तो लेकिन अभी तो आप लोग को यही करना पड़ेगा मनरेगा, लेकिन आगे वाले आने वाले समय में फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दूसरी बार नाम बदल क्या क्या है, तो बीबी राम जी अधिनियम कर दिया गया, नहीं विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगला है, कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जिसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला है, औद्योगिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऋण कृषि पर देश की कितनी प्रतिशत आबादी आश्रित है? यानी भारत की ऋण किसको कहते हैं? कृषि को कहते हैं। इस पर देश की कितनी प्रतिशत आबादी आश्रित है? तो लगभग 70% आबादी क्या है? कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आउटसोर्सिंग यानी कहाँ से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, करने करते हैं, तो भारत है। क्या आउटसोर्सिंग यानी भारत में क्या है? स्किलफुल लोग बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगला है, मॉल सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत है? सरकारी है मॉल कि गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में ही क्वेश्चन किए थे, मॉल सेवा कैसा है? गैर सरकारी सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सैन्य और बैंकिंग। तो बैंक भी प्राइवेट होते हैं और सरकारी दोनों होते हैं। शिक्षा स्कूल भी प्राइवेट होते हैं, सरकारी होते हैं। हॉस्पिटल भी सरकारी होते हैं और प्राइवेट होते हैं। लेकिन सेना जो है, सैन्य सेवा केवल सरकारी सेवा होता है। तो पूर्णतः सरकारी पूछा है तो कौन हो जाएगा? सैन्य जो है वो पूर्णतः सरकारी हो जाएगा। अगला है, विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हुआ है। अगला है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहलाती है? जब आवश्यकता से अधिक लोग एक ही क्षेत्र में काम करते हो तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ आवश्यकता है 5 आदमी का, काम कर रहा है 10 आदमी, तो क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है, जबरदस्ती काम हो रहा है। अगला है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र या हब किसे माना जाता है? तो IT हब भारत का बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को क्या प्रदान किया जाता है? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, या उपयुक्त में सभी? तो सभी प्रदान की जाती है महिलाओं को। अगला है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में संलग्न रहता है? विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में संलग्न रहता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में? तो विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या जो है सेवा क्षेत्र में काम करती है। अगला है, विकासशील देश जैसे भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। कहाँ काम करती है? प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे सस्ता श्रम उपलब्ध कराता है? सबसे सस्ता श्रम भारत में। कहाँ सबसे सस्ता श्रम? भारत में, इसलिए तो भारत आउटसोर्सिंग का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अगला है, बैंकिंग, बीमा और परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के उदाहरण है? बैंकिंग, बीमा और परिवहन अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव पूंजी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की जनसंख्या को बढ़ाना, कुशल एवं स्वास्थ्य श्रम शक्ति का निर्माण करना, केवल साक्षरता दर बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो कुशल एवं स्वास्थ्य श्रम शक्ति का निर्माण करना है। अगला है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी रूप से क्या आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा एवं तकनीकी का ज्ञान का प्रसार, मशीनों का आयात, केवल कृषि का विकास। तो शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार होगा तभी क्या होगा? सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। अगला है, नरेगा योजना के तहत किस स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है? नरेगा योजना के तहत किस स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, जिला स्तर पर?
तो ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और रोजगार में कैसा संबंध है? आर्थिक विकास और रोजगार में कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से कोई संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, आर्थिक विकास और रोजगार दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी जब रोजगार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास जब बढ़ेगा तो इसका मतलब रोजगार बढ़ रहा है, यानी दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगला है, भारत में वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान, तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान पूछेगा तो सेवा क्षेत्र का है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं है? दुकान चलाना आर्थिक क्रिया है, माँ द्वारा घर पर खाना बनाना, कारखाने में काम करना, बैंक में नौकरी करना। तो दुकान चलाना तो आर्थिक क्रिया है, कारखाना में काम करना आर्थिक क्रिया है, बैंक में नौकरी करना आर्थिक क्रिया है, लेकिन माँ द्वारा घर पर खाना बनाना आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन अभी के अनुसार तो ये नहीं है, लेकिन जल्द ही आने वाले सालों में देखिएगा कि माँ द्वारा जो घर पर काम किया जाता है उसको भी आर्थिक क्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फिक्स तय किया गया है कि लगभग 30,000 रुपया क्या होना चाहिए, मंथली मिलना चाहिए एक महिला को, यानी जो एक महिला घर पर काम करती है वो 30,000 रुपये महीने के बराबर काम करती है। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, जो आर्थिक क्रियाएं, जो घर की क्रिया है, महिलाओं द्वारा की जाने वाले घरेलू कार्य है, उसको भी आर्थिक क्रियाओं में माना जाएगा, लेकिन अभी वह आने वाले समय की बात है। अगला है, भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की थी? 2015 में की थी। कब की थी? कौशल विकास मिशन, स्किल इंडिया मिशन 2015 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? वैश्वीकरण और उदारीकरण का, राष्ट्रीयकरण का, समाजवाद का कोई नहीं। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का, और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का योगदान रहा है। अगला है, कॉल सेंटर किस प्रकार का सेवा का एक उत्तम उदाहरण है? कॉल सेंटर बाह्य स्रोतिंग यानी आउटसोर्सिंग का एक उदाहरण है। अगला है, भारत में रोजगार सृजन करने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? भारत में रोजगार सृजन करने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? इसमें है मनरेगा। कौन है? मनरेगा है, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, कुशल कार्य बल की कमी से किस क्षेत्र की विकास प्रभावित होता है? कुशल कार्य बल की कमी से पूछ रहा है, कमी से किस क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है? तो सेवा क्षेत्र। अगर कुशल कार्य बल नहीं रहेगा तो सेवा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मंदी आती है क्या? तीव्र आर्थिक विकास होता है? बेरोजगारी बढ़ती है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तीव्र आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर अच्छा हॉस्पिटल रहे, अच्छा सड़क रहे, अच्छा परिवहन रहे, अच्छे स्कूल रहे, तो क्या होगा? आर्थिक विकास, आर्थिक गतिविधियां क्या होगी? तेज होगी, और इससे आर्थिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव पूंजी के 5 घटकों में शामिल नहीं है? कौन सा मानव पूंजी के 5 घटकों में शामिल है? तो भोजन है क्या? शिक्षा है क्या? स्वास्थ्य है क्या? तो विलासिता की वस्तु मानव पूंजी के 5 घटक में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पार्क भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में तेजी से विकसित हो रहे हैं? सॉफ्टवेयर पार्क कर्नाटक में विकसित हो रहे हैं, जिसे हम IT हब कहते हैं, है ना, बेंगलुरु को। अगला है, जब कोई देश अपने घरेलू कार्य को करवाने के लिए बाहरी विदेशी कंपनी की मदद लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब हम कोई देश अपने देश में काम करने के लिए बाहर से दूसरे देश से लोगों को मंगाता है तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। अगला है, परिवहन के साधनों में सबसे तीव्र और आधुनिक साधन कौन सा है? परिवहन के साधन में सबसे तीव्र, सबसे तेज और आधुनिक कौन सा है? तो आप लोग तो बता दीजिएगा। रेलवे है क्या? सड़क है क्या? वायु मार्ग है क्या? जल मार्ग है क्या? तो सबसे आधुनिक पूछ रहा है, सबसे तेज, तो वायु मार्ग यानी एरोप्लेन, जो हवा यात्रा है वह क्या है? आधुनिक भी है और सबसे तेज भी है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में सुधार की सबसे अधिक गुंजाइश है? बिहार में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में सुधार की सबसे अधिक गुंजाइश है?
कृषि आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो कृषि, भारत एक, बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें कृषि आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही बढ़ोतरी हो सकती है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो यह महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा गया? महात्मा गांधी के। इसका नाम होगा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया है ना, एमजी नरेगा हो गया। क्या हो गया है? एमजी नरेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी का नाम आ रहा है, तो नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को नहीं लिखा तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट में बताइए कि आप और किस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं। और फिर आप लोग से एक अपील कि तंबाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी प्रकार के नशा का सेवन करते हैं, तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। अगर आपका दोस्त नशा करता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो उसे मना करें, उसे समझाएं कि यह क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यह हमारा कदम समाज के भलाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है ना। छोटे छोटे प्रयासों से ही एक दिन बड़ा सुधार होता है ना। तो ये छोटे छोटे बदलाव हमें अपने जीवन में लाने होंगे। गलत को गलत कहना सीखना होगा, तभी जाकर क्या होगा, समाज में सुधार होगा। तो ये एक अच्छा प्रयास करना है कि न तो नशा करना है और न किसी को करने देना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अगले जो चाहते हैं अगला टॉपिक किस पर हम वीडियो बना कर लाएं, तो आप कमेंट में अपना राय दीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।